नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेन IQ क्लासेस। गेन IQ यूट्यूब चैनल उन कैंडिडेट्स के लिए समर्पित है जो कड़ी मेहनत के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे इस चैनल पर मैं आपको GS के 100% NCERT बेस्ड नोट्स तैयार कराऊंगा, जो कि सरल होने के साथ साथ परीक्षा के लिए उपयोगी भी साबित होंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे चैनल गेन IQ क्लासेस को। आज हम सबसे पहले पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान का विकास, जिसे हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कहते हैं। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहता है, फिर ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहता है। यहाँ हमने कंपनी का शासन और इधर हमने ताज का शासन क्यों कहा, उसका रीज़न है जब 1857 में विद्रोह होता है तो उसके बाद में ब्रिटिश सरकार भारत में पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 और फिर चार्टर अधिनियम 1853। ताज के शासन में सबसे पहले जो हमारा अधिनियम आएगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद होगा भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद में अगला अधिनियम आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके बाद में फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और फिर अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर के द्वारा हुई थी। रॉयल चार्टर इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका एक आदेश पत्र हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक की बात करें तो जॉन वाट और जॉर्ज वाइट, ये दोनों ही व्यापारी थे, ये इसके संस्थापक थे। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर उद्देश्य की बात करें कि इसकी स्थापना क्यों हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत के साथ विशेष रूप से मसालों का व्यापार करना। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी होते हैं वो कपास, अफीम, रेशम, सोरा, इंडिगो यानी नील और दास व्यापार के साथ साथ चाय के व्यापार में भी शामिल हो जाते हैं। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एजेंट कहा जाता था। अब कोई भी कंपनी या संस्थान होता है तो उसका एक प्रशासन होता है और उस प्रशासन का काम होता है राजस्व इकट्ठा करना और शासन करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये दोनों काम करते थे उसके अफसर, और उन अफसरों में दो कमियां थीं। पहली तो वे अयोग्य प्रबंधक थे। अयोग्य प्रबंधक वो किस प्रकार थे कि उनको भारतीय प्रशासन के ना तो तौर तरीके मालूम थे और ना ही उनको भारतीय प्रशासन की समस्याएं पता थीं। दूसरा, वे भ्रष्टाचारी थे, यानी वे निजी हित साधते। निजी हित साधते मतलब वो रिश्वत लेते और खूब सारा पैसा इकट्ठा होने पर इंग्लैंड वापस जाते और आराम का जीवन व्यतीत करते।
जिससे इंग्लैंड के लोग उन्हें नवाब कहकर बुलाते थे। वहीं इसी क्रम में भारतीयों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इन अफसरों को परदेसी यमदूत कह के बुलाया जाता था। आगे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर होते हैं, इन्होंने भर भर के निजी लाभ तो कमाया ही, साथ ही इन्होंने कोशिश की कि कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व दिला सकें, और उसके लिए ये क्या करते हैं, बंगाल को जमकर लूटते हैं। और हालात इतने बुरे हो जाते हैं वहाँ पर कि लोगों के पास छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। और यही कारण होता है कि 1770 से 1771 के टाइम में बंगाल में अकाल पड़ता है, जिससे वहाँ की लगभग 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है। आगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि उन्होंने कंपनी को बहुत ही गहरे वित्तीय संकट में लाकर खड़ा कर दिया था। अब इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 10 लाख पाउंड कर्ज की मांग रखी। अब चूंकि यह धनराशि बहुत बड़ी थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने आवंटित करने से पहले कंपनी के कार्यों की जांच कराई, और कंपनी के कार्यों की जब जांच कराई गई तो उसमें पाया गया कि कंपनी ने भारत में बहुत ही अव्यवस्थित और ख़राब तरीके से शासन किया है, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाना जरूरी समझा। और यही कारण होता है कि फिर कानून बनता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनता है, वहाँ के पीएम होते हैं लॉर्ड नॉर्थ। ये जो अधिनियम था, इसकी कुछ खास बातें थीं। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था। कैसे? इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश सरकार का कोई अंकुश नहीं था। आगे इसमें प्रावधान किया जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? जो कंपनी के बड़े पदों पर होते थे। आज भी होते हैं ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि बहुत बड़े पदों पर होते हैं, जिन्हें हम सीईओ बोलते हैं। उनको कहा गया कि आप कंपनी के सैनिक संबंधी और चाहे असैनिक और चाहे वो राजस्व संबंधी हो, आप तीनों प्रकार के कागज ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे, यानी कि ऑडिट करेंगे, हिसाब देंगे आप। आगे क्या होता है, इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इंग्लैंड वापसी से पहले अपनी संपत्ति के ब्यौरे अवश्य देंगे, यानी अनिवार्य कर दिया ये। आगे फिर क्या होता है, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक ढांचा बदलकर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। कैसे रखी जाती है मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसमें क्या होता है कि 3 प्रेसिडेंसियाँ होती हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, ये क्या करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी को हेडक्वार्टर बना देते हैं और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर देते हैं। और वहाँ का जो गवर्नर था उसका पदनाम बदल कर देते हैं ये गवर्नर जनरल। मैं आपको इसको फ्रेम से समझाता हूँ। देखिए, 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, अब बंगाल का जो अध्यक्ष होता था, बंगाल की फैक्ट्री का जो अध्यक्ष होता था, उसको गवर्नर कहते थे। ठीक है, इस गवर्नर का पदनाम बदल कर रख देते हैं क्या, गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया जाता है, यानी कि 4 लोग अलग से अपॉइंट करते हैं जो गवर्नर जनरल की हेल्प करेंगे। आगे फिर
यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है जानने वाला कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से 1785 तक रहते हैं। आगे इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर, लिंस्टर और हाइड। आगे देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने मुर्शिदाबाद के दीवान महाराज नंद कुमार को जालसाजी के अभियोग में सजाए मौत का दंड दिया था, जिसके बाद इन्हें 5 अगस्त 1775 को फांसी दे दी गई थी। इसके पीछे का छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे कि जालसाजी के अभियोग की सज़ा ब्रिटिश कानून में थी मौत, और यही रीज़न था इनको फांसी भी दे दी जाती है। लेकिन भारत के लिए ये क्यों सनसनी भरा था, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो महाराजा नंद कुमार थे वे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण को भारत में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यही रीज़न था कि पूरे बंगाल समेत भारत में यह खबर सनसनी बनकर रह जाती है। यहाँ इन दोनों के बीच का ये एक तरह से आप कह सकते हो कन्वर्जेशन है या बातचीत है, जो ग्राफिक्स के जरिए दर्शाई गई है, जिसमें महाराज नंद कुमार हेस्टिंग्स के लिए कमेंट कर रहे हैं कि हेस्टिंग्स यू आर द मोस्ट करप्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे भ्रष्ट गवर्नर जनरल हैं। और इस बात को इन महोदय ने अपने ईगो पर ले लिया। यही रीज़न है कि इन पर फिर जालसाजी का अभियोग चलता है और इनको सज़ा में मृत्यु दंड दिलवा दिया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी यहाँ पे एक बात कही जाती है, यानी कि इनको कोट किया गया है, महाराज नंद कुमार कुछ भी करने का था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का ईगो हर्ट नहीं करने का था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।